Assalamualaikum and once again you are all welcomed here. Today we are going to discuss physics most important short question on the last day. सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज का क्या डिफरेंस है? बेस quantities are the physical quantities that cannot be defined in the term of other quantities and derived quantities are those quantities which are derived from combination of base quantities. ये इसकी डेफिनेशन थी पहला पॉइंट। इसकी जगह पे ये भी हो सकती है डेफिनेशन, बेस क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू ड्राइव क्वांटिटीज। और दूसरा क्या है? बेस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर बट ड्राइव क्वांटिटीज डिपेंडेंट ऑन वन एंड अदर। तो अगर ये डिफरेंस में आता है तो आप डिपेंडेंस की हेडिंग बनाएंगे और ये बताएंगे कि ये इंडिपेंडेंट है और दूसरी डिपेंडेंट है। बेस क्वांटिटीज हैव देयर ओन आइडेंटिफिकेशन और इनकी कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। मैस, लेंथ, टाइम 7 टोटल हैं बेस क्वांटिटीज और जो ड्राइव है स्पीड, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, टॉर्क एटसेट्रा, वो बाकी सारी 7 के अलावा जितनी क्वांटिटीज हैं वो सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पे क्या है? Why do we find it useful to have 2 units for the amount of substance, the kilogram and the mole? F22 2011 and 18 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। When we are concerned with the number of particles, जब हमें पार्टिकल्स को देखना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जब हम देखते हैं तो उस वक्त हम मोल को कंसीडर करते हैं, लेकिन जब हमें अमाउंट ऑफ देखना होता है कितना है तो तब हम केजी को कंसीडर करते हैं। बिकॉज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल टू एवोगैड्रोस नंबर, बट इन केस व्हेन वी आर नॉट कंसर्न्ड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन वी मेजर इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। नंबर 3 पे क्या है? विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। ये आपको आ सकता है एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट में भी आ सकता है। A plane angle and solid angle are example of physical quantity which has unit but no dimension. प्लेन एंगल में जब हम रेडियंस की बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, दोनों का जो है एल जो है लेंथ इनका यूनिट है, तो एल और एल कैंसिल होके तो एंड पे 1 रह जाएगा, इनका कोई डायमेंशंस नहीं होती। दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल ऑफ स्टी रेडियंस, टोटल सरफेस एरिया ओवर एरिया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी 4 पाई रह जाएगा, तो ये डायमेंशंस नहीं होती। रेडियन और स्टी रेडियन जो है ये 2 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं अभी तक फिजिक्स में डिस्कस हुई जिनकी जो है डायमेंशंस नहीं होती। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द सेम डायमेंशन बट डिफरेंट यूनिट्स। वर्क, टॉर्क, 2 यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। एनर्जी जो है वो भी इसकी एग्जांपल है, mL²T-2 जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इनकी डायमेंशंस हैं बट इन दोनों के जो यूनिट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड ऐसा यूनिट ऑफ वर्क टॉर्क इज न्यूटन मीटर। ये आपने बताना है जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और वेलोसिटी की जो डायमेंशन है दैट आर LT-1, उसके ऊपर स्क्वायर है तो L²T-2। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको आप मार्क करेंगे। और सेकंड जो है वो क्या है? 2AS। जो 2 है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे आप पहले भी इसको नहीं कंसीडर कर सकते या लास्ट पे भी आप लिख देंगे वी आर नॉट कंसीडरिंग 2 और 3 जो भी नंबर है। LT-2 एक्सेलरेशन के लिए है और ये स्पीड जो है ये लेंथ के लिए है, S जो है ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए L। और अगेन वेलोसिटी है L²T-2। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स L²T-2 आ जाएगा। आई एम रेजिंग इट सो यू कैन क्लियरली सी इट। तो जो है डायमेंशंस वो सेम हो जाती हैं, तो इस तरह ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? चेक द करेक्टनेस ऑफ V इज इक्वल टू √F इंटू L ओवर M। ये क्वेश्चन आप इसकी इंपॉर्टेंस चेक करें क्या है। 2014, 16, 17 एंड 18 4 टाइम्स ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। सो वाई यू शुड नॉट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो वेलोसिटी जो है LT-1 इसकी तो हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें दूसरी साइड पे देखना है वो क्या है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मैस इंटू एक्सेलरेशन। मैस के लिए m होता है और एक्सेलरेशन के लिए LT-2। देखिए mLT-2 इंटू L ओवर M, m और m आपस में कैंसिल हो जाएंगे, L² और T-2 हो जाएगा। और ये होल स्क्वायर अगर हम इसको साइड पे लिखते हैं तो ये अंडर रूट के साथ कैंसिल होके LT-1 लास्ट में आंसर देगा। सो इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। अगर आगे हम देखते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको डायमेंशनली करेक्ट आपको प्रूव करना है।
अब ये क्वेश्चन आप क्यों करेंगे, बिकॉज 2007, 10 एंड 18 में ये रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, इट हैज़ बीन रिपीटेड इन बोर्ड एग्जाम। लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन LT-1 वेलोसिटी की तो हमें आती है, राइट हैंड साइड पे LT-1 ये लिखें एक्सेलरेशन की LT की पावर -2 है और साथ टाइम के लिए T है। जब मैं इनको ऐड करती हूँ तो ये -2 + 1 हो जाएगा तो LT-1 रह जाएगा। 2 × LT-1, 2 की कोई डायमेंशंस नहीं होती तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की ये है और राइट हैंड साइड ये है, आई एम मार्किंग देम। तो इन दोनों की इक्वेशंस जो है वो करेक्ट आपस में आ गई हैं। नेक्स्ट इज शो दैट द आइंस्टाइन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। 2007, 12 एंड 19 इतनी दफ़ा ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, सो यू कैन चेक द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है, E = mc²। E किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, F × D। एनर्जी वर्क डन के इक्वल है तो mL²T-2, ये इक्वेशन 1 हमने कंसीडर की। और जो राइट हैंड साइड है उसमें mc² है, m मीन्स मैस एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, सो L²T-2, mL²T-2। इक्वेशन 1 और 2 को आप देखें दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट है शो दैट द इक्वेशन S = VIT + 1/2 AT² जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डायमेंशनली करेक्ट है। इट हैज़ बीन रिपीटेड इन फेडरल बोर्ड एग्जाम 2022। आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस चेंज हुआ है तो फेडरल बोर्ड की क्वेश्चंस जो हैं अब वो हमारे पेपर में नहीं आ सकते। आप देखें बात एक ही है, टॉपिक डायमेंशंस है तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सेम ही हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे S मीन्स डिस्टेंस, इसको हमने लेंथ में मेजर किया, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क करते हैं हम। और राइट हैंड साइड में क्या है, VIT + 1/2 AT²। LT-1 अगर आप ये डेरिवेशन देख लेते हैं, अगर मैं सारी डेरिवेशन करवाती हूँ तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। आप इसको जब करेंगे 2 को हम कंसीडर अगेन नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। लेफ्ट और राइट हैंड साइड को आप जब मार्क करेंगे तो ये सेम आएंगी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर 3 काजेज ऑफ एरर इन मेजरमेंट। 3 काजेज हैं। सबसे पहले तो फ्रिक्शन की वजह से या हीट लॉस होने की वजह से भी एरर आ सकता है। आगे ये इसका पूरा फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं पॉइंट्स में भी। एरर 3 तरह के हैं, सिस्टमेटिक, रैंडम और पर्सनल एरर, भी इसको ग्रॉस एरर को बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट एरर की वजह से भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल एरर की वजह से और ऑब्जर्वेशन में ही गलती हो तो भी एरर हो सकता है। इसको अपने पॉइंट्स में लिखना है। नेक्स्ट है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो है वो डेरिवेशन करके फॉर्मूला निकालें। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। F की जो डायमेंशन है दैट आर mL/T-2। इधर देखते हैं m मास के लिए कैपिटल M, वेलोसिटी के लिए L/T-1 एंड रेडियस इज अगेन मेजर्ड इन लेंथ L ही इसको हम लिखेंगे। इन जब सबको ऐड करके दोनों साइड पे हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो A की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, B की वैल्यू 2 आ रही है, C की वैल्यू -1 आ रही है। यहाँ पे आप अगर K ना भी लिखें, जस्ट राइट हेयर कांस्टेंट, तब हमें पता चलेगा किस कंडीशन में जो है वो आपने परफॉर्म किया है, उस तब पता चलता है कि इसका कांस्टेंट हम क्या ड्राइव करेंगे। इसको रहने दें, ये अभी बिल्कुल एस्टिमेशन वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ ऐसा यूनिट, इसको भी आप रहने दें। नेक्स्ट हम देखते हैं द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ अ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स। ये पॉसिबल टाइम यूनिट्स हो सकते हैं लेकिन हम इनको कंसीडर क्यों नहीं कर सकते। 2 साल लगातार ये बोर्ड के पेपर में रिपीट हुआ है 2018 एंड 19 में। देखते हैं हम क्या है। अ क्वांटिटी कैन बी टेकन एज अ टाइम स्टैंडर्ड इफ इट इज़ इनवेरिएबल, वो कांस्टेंट होगी। ह्यूमन पल्स भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जब आप रेस्ट कर रहे हो और वर्क कर रहे हो, एक्सरसाइज करके आए तो आपकी पल्स जो है वो चेंज होती रहती है। और सिंपल पेंडुलम जो है, पेंडुलम उसको क्यों नहीं कर सकते, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। जो इनवेरिएबल होगा, मेन जो वर्ड है यहाँ पे इनवेरिएबल जो होगा, कांस्टेंट चीज़ जो होगी उसको हम एज अ स्टैंडर्ड रखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ये 2 बताए हुए हैं। E = hf। सबसे पहले इसके लिए इसमें हमने फाइंड क्या करनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट, h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, E/f हम इधर लिखेंगे। एनर्जी की डायमेंशन है mL²T-2 और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम T-1 हम इसको लिखेंगे जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं।
m as it is, ये t माइनस वन है, ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो m l स्क्वायर t माइनस वन आर द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको याद रखें, फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशंस बताएं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। मैथ्स दोनों के लिए सेम होगा, तो हम इसको कैप m ही लिखेंगे या m स्क्वायर आप पहले ही लिख लें। g को हमने फाइंड करना है, तो f r स्क्वायर ओवर m स्क्वायर, इन सब की डायमेंशंस पुट करेंगे, m माइनस वन एल क्यूब टी की पावर माइनस टू आ जाएगा। अगेन है ये काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन और पोटेंशियल एनर्जी की क्वेश्चन को बताएं कि ये दोनों आपस में जो है वो करेक्ट हैं डायमेंशनली, और इन दोनों की डायमेंशन भी सेम आनी चाहिए। तो इसको ये यहाँ से आपने देख के ले लेना है। नेक्स्ट हम जो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में, एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरीली अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? ये लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती, जिसकी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कैन अ वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस हैज वाई कंपोनेंट? इसका आंसर नो। क्यों है? जब वो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो साइन थीटा जो है उस पे जीरो आएगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, तो इस वजह से एफ वाई जो होगा वो जीरो हो जाएगा। फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इस तरह हम इसको ड्रॉ करते हैं। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँ, जो एक प्लेन होगा कोऑर्डिनेट प्लेन, उसमें इस तरह एक वेक्टर को ड्रॉ किया जाता है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो थीटा की एंगल 90 होगी, कॉस 90 जीरो होता है, जिसकी वजह से फिर एक्स एक्सिस जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए जो फार्मूला है थीटा लिखें या फाई लिखें। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ए वाई की वैल्यू जो जे के साथ है ये वाई होता है, 6/12 मीन्स tan इनवर्स 1/2, और वो ये इसकी जो है आ जाएगी एंगल। तो ये 25.6 इधर लाई कर रहा है, तो ये क्वाड्रेंट 1 होगा, लेस देन 90 होगा, तो ये क्वाड्रेंट 1 होगा। इफ वन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट जीरो, कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी जीरो? नहीं, मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता जब एक जीरो हो और दूसरा जीरो ना हो, क्योंकि ये दो के कॉम्बिनेशन से होता है। अगर एक जीरो होगा तो दूसरे के साथ ये रहेगा। कैन अ वेक्टर हैज कंपोनेंट ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड? इसका आंसर क्या है? नेवर। अब उसके लिए क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। जब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। या तो ये ए वाई से बड़ा होगा या ए एक्स से बड़ा होगा, तो ये हिस्सा पॉसिबल नहीं है। अंडर व्हाट circumstances would a vector has component that are equal in magnitude? a cos थीटा और a sin थीटा इक्वल हो। a और a को हम कैंसिल कर देंगे। cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos को हम दूसरी साइड लेके डिवाइड करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan को हम इस साइड लेके आएंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, देन थीटा इज 45 डिग्री। अ प्लेन इज मूविंग 100 किलोमीटर पर आवर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, प्लेन की स्पीड और उसका एंगल दिया हुआ है। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन? उसकी जो शेडो है उसकी स्पीड क्या होगी? वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा की वैल्यू पुट करें। 50 किलोमीटर पर आवर जो होगा उस स्पीड से उसका मूव कर रहा होगा शेडो। कैन अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव? नेगेटिव कब हो सकता है? सिंपल आंसर है जब वो दोनों 180 का एंगल बना रहे हो। कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है, तो इस वजह से कॉस प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। If force is equal to 4i minus 2j and distance is equal to 3i plus 4k, then find the maximum work. वर्क के लिए W is equal to F dot D। I वाला I के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है और J वाला J के साथ। तो 4 3s are 12 minus 8, 12 minus 8 हम 4 3s are 12 minus 2 4s are 8 ये है। बल्कि ये इस तरह नहीं होगा, हम देखते हैं क्यों नहीं होगा। ये I J है और ये K है, तो इसमें 4 3s are 12 होगा। J और K, मुझे ये ऐसा लगा जैसे J है, बट ये K लिखा हुआ है, तो 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। तो वर्क डन 12 जाउल है। इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, देन कैन इट बी कंक्लूडेड दैट A एंड B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल? ये क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? जब दोनों पैरेलल होंगे तब भी एंगल 0 होगा, दोनों एंटी पैरेलल होंगे तब भी एंगल 0 होगा, क्योंकि cos 180 भी 0 देगा आपको, और साइन 180 भी आपको 0 देगा, और साइन 0 भी 0 ही देता है।
If A cross B has maximum magnitude, then what is the angle between them? A क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये तो इसका फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड हम दोनों एक साइड पे ले रहे हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू जब हम 90 पुट करते हैं तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। इवेल्यूएट द क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का फाइंड करें। ए इज इक्वल टू ए आई है और बी इज इक्वल टू बी जे है। ए बी आ जाएगा आई इंटू जे, जो है ये के होता है, आई इंटू जे इज इक्वल टू के, सो ए बी के इनकी वैल्यू आ जाएगी। If A cross B is equal to 0, then either of two vector is null. A और B are parallel to each other. जब A क्रॉस B होगा और वो आंसर 0 हो जाएगा। हो सकता है A और B में से दोनों 0 हों, लेकिन जब एंगल जो है वो 0 या 180 होगा तब भी ये 0 हो सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है F22 2013-16 अगेन 16 के सेकेंड एनुअल एग्जाम में और 18 में ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है? A1 इंटू A2 इज इक्वल टू 0, ये किन कंडीशन में हो सकता है? जब A1 और A2 में से कोई एक जो है वो 0 हो तब 0 हो सकता है। ये दोनों पैरेलल हों, ये दोनों एंटी पैरेलल हों तो ये 0 हो सकता है। ये इनकी 3 कंडीशंस थी। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। इन अ लॉन्ग जंप व्हाट फैक्टर्स कैन डिटरमाइन द स्पैन ऑफ अ जंप। लॉन्ग जंप रेंज, इस तरह वो जंप होता है ना, कोई भी इंसान जंप करता है इस तरह, तो जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम रेंज बोलते हैं। रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये डिपेंड किस पे करता है? एंगल पे। और एंगल ये मैक्सिमम कब होगा? जब वो 45 डिग्री के एंगल पे जंप करेगा तब ये हाईएस्ट स्पैन ऑफ द जंप होगा। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 30, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। थीटा अगर 30 डिग्री है, रेंज में हम इसकी वैल्यू पुट करें, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और हाइट का जो फार्मूला है वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, और हम 30 को पुट करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा वी आई स्क्वेयर ओवर 8g। रेशो इन दोनों की अगर हम फाइंड करते हैं, रेंज ओवर हाइट, ये फैक्टर्स सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को आपने डिवाइड करना है तो 4√3/1 ये इसका आंसर आएगा। 2 balls are projected in the direction at 30 and 60 with horizontal. If both attain the same height, then find the ratio of initial speed. मैक्सिमम हाइट के लिए जो फार्मूला है h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। थीटा को हम अगर 30 डिग्री पुट करते हैं तब 30 को यहाँ पे पुट करके 1/4 आंसर आएगा, और 60 को अगर पुट करते हैं तो फिर 3/4 आएगा। दोनों की रेशो फाइंड करनी है, h1 ओवर h नहीं, दोनों इक्वल अगर हाइट से हैं तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। v1 ओवर v2 की हमने स्पीड इनकी हमने इनिशियल फाइंड करनी थी, इन दोनों की रेशो √3/1 आएगी। नेक्स्ट है एट विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। रेंज को हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए रेंज का फॉर्मूला लिखें वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी, और हाफ बनाने के लिए 1/2 वी आई स्क्वेयर ओवर जी। साइन 2 थीटा को अगर मैं 1/2 को इक्वल पुट करती हूँ तो इसकी रेंज जो है वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं तो इज देयर एनी वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर पे एक्ट करती है और परपेंडिकुलरली एक्ट करती है। इस बात का ध्यान रखना है तो थीटा 90 डिग्री होगा, और वर्क डन का फार्मूला क्या है? एफ इंटू डी कॉस 90। जब 0 है तो मल्टीप्लीकेशन में ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो वर्क इज नॉट डन व्हेन अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्ट कर रही है तो कितना इसका होगा वर्क डन। अ मोटरसाइकिलिस्ट मूव इन अ डेथ वेल बट ही डज नॉट फॉल। व्हाई? A motorcyclist creates centripetal force by tilting his body and motorcycle along the center of the well while moving in circular path. वो centripetal force की मदद से move करता है by tilting his body. This centripetal force goes on increasing as he move fast. तो इस वजह से वो गिरता नहीं है। Centripetal and centrifugal reaction are equal in magnitude but opposite in direction. Do they balance in each other? No, centripetal force and centrifugal reaction do not balance each other because they both act on different bodies. Next, when a car takes around a turn on a level road at high speed, two of its wheels leave the ground. Which two remain on the ground? The outer ones remain on the ground and the inner one are lifted up. Next, ये जरा ब्लर है, यहाँ से देखते हैं. What does the costing rotating system slows down as a वाटर ड्रॉप्स इनटू द बीकर। अब देखिए ये एक कॉस्टिंग रोटेशन है, उसके ऊपर एक बीकर पड़ा हुआ है, उसके अगर मैं एक एक ड्रॉप डालती हूँ तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। क्यों होगी?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ओमेगा की हमने वैल्यू देखनी है L ओवर आई। इट मीन्स ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी वजह से ऐसा होता है। फाइंड द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 पाई है। एक साल में 365 डेज है, ईच डे हैज़ 24 आवर्स 60 मिनट एंड देन 60 सेकेंड। उन सबको आप कैलकुलेट करें, इतने सेकेंड्स आएगा टाइम। ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई ओवर टी। इसको आपने पुट करके वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है, अ मैन ड्रॉप अ कप फ्रॉम सर्टन हाइट विच ब्रेक इनटू द पीसेस, व्हाट एनर्जीज आर इन्वॉल्व इन इट। 2014, 16 एंड 22 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगर कप जो है ऊपर से हम गिराएंगे तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लूज होगी और काइनेटिक एनर्जी को वो गेन करेगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, हीट एनर्जी और फ्रिक्शन में ये कन्वर्ट हो जाती है। A car is accelerated from rest to speed of 10 meter per second. Let the energy spent to be E. Then what is acceleration from the car of 10 meter per second to 20 meter second? How much energy will be spent? फर्स्ट कार में जो है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी तो 10 स्क्वायर ई जो होगा 1/2m इंटू टी और 100। और सेकंड केस में भी अगेन जो है वो फाइनल वेलोसिटी 20 है और इनिशियल वेलोसिटी 10 है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो E प्राइम इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A। नेक्स्ट जो है, शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर। P मीन्स मोमेंटम ओवर 2m वेयर P इज मोमेंटम एंड m इज द मास। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv स्क्वायर। दोनों साइड राइट हैंड साइड पे आपने m को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mv, और mv बनाने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। m स्क्वायर v स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे 2m हो जाएगा। mv जो है ये मोमेंटम का फॉर्मूला, इसको हम p स्क्वायर लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m, हेंस प्रूव्ड। A lighter body and heavy body have equal momentum. Which of the following have large kinetic energy and also find the ratio of the energies? अभी जो हमने फॉर्मूला देखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, जो मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, तो जिसका ज़्यादा मैस होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और वाइस वर्सा इसी तरह ही होगा। नेक्स्ट है, वाई राइज इन टेम्परेचर अ कंडक्टर इज अकम्पेन्ड बाय अ राइज इन रेजिस्टेंस। इसकी रीज़न क्या है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज राइजन, देन उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। एटम्स विल ऑफर बिग टारगेट और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 11 में, RT इज इक्वल टू R0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस एल्फा टी, तो RT इज ग्रेटर देन R0। अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कल जो होगा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें लास्ट डे प्रेपरेशन, बोर्ड एग्जाम्स की आपको तैयारी किस तरह करनी है, बोर्ड में टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, हर चीज़ की वो वीडियो होगी, आपने उसको लाजमी देखना है। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन।